नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति मिश्रा, लेकर आई हूँ जर्नी विद ज्योति। नई कहानी नए लोगों के साथ आज फिर से हाजिर हूँ। आज आप सभी के सामने हमारे खास मेहमान उपस्थित हैं, जो कि शहडोल जिले की फेमस स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर पूजा विसंदसानी मैम। इनका शहडोल जिले के मध्य में स्थित परमानंद हॉस्पिटल है और चलिए इनसे मिलते हैं और देखते हैं इनकी जर्नी। नमस्कार मैम, आपका बहुत पहले तो जानना चाहेंगे। डॉक्टर पूजा विश्वनाथ, मैं बेसिकली बेस्ड नागपुर से हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन नागपुर से किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन इंदौर से किया हुआ है। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद डॉक्टर सतेश के साथ शादी के होने के बाद हम लोगों ने शहडोल जिला में सेटल होने का निश्चय किया। मेरे हस्बैंड डॉक्टर सतेश विश्वनाथसानी शहडोल की जाने माने विश्वनाथसानी परिवार के बेटे हैं। वो खुद एक पीडियाट्रिशियन है। हम दोनों ने यहाँ पे पीएचसी के थ्रू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शहडोल में ज्वाइन किया। 5 से 7 साल हम लोगों ने यहाँ पे सेवा की। उसके बाद हम लोगों ने अपना एक छोटा सा हॉस्पिटल स्टार्ट किया, परमानंद हॉस्पिटल के नाम से वो जाना जाता है। जानना चाहेंगे कि आपने परमानंद हॉस्पिटल की स्थापना कब की और कैसे आपके दिमाग में आया कि हॉस्पिटल खोलना चाहिए, कहाँ पर, कैसे? मैं शुरू से ही एक डॉक्टर बनना चाहती थी और स्पेशली फीमेल्स के लिए कुछ करना चाहती थी। इसलिए मैंने जब अपनी पढ़ाई 12th कंप्लीट की, मैंने नागपुर से 12th किया हुआ है। मेरे फादर खुद एक इंजीनियर है। उनका भी बहुत शुरू से मन था कि मेरी बेटी डॉक्टर बने। तो उनका सपना और खुद का एक ड्रीम था कि मैं डॉक्टर बनूँ। मैं डॉक्टर में क्या स्पेशलाइजेशन करूँ, ये मेरा खुद का ड्रीम था कि मैं फीमेल्स के लिए कुछ करूँ। तो मैंने स्त्री रोग विशेषज्ञ में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी बोला जाता है। इंदौर से किया मैंने। वहाँ पे 3 साल रही। 3 साल मेरे टीचर्स ने मुझे बहुत सिखाया। मेरा सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था, बेस्ट एजुकेशन मुझे वहाँ मिला। उसके बाद अब आगे क्या, किस तरीके जो हमने नॉलेज मिला हमें, उससे किस तरीके से हम पूरे देश में या समाज के प्रति उसको हेल्प कर सके, उनके लिए फ़ायदा ला सके, ये शुरू से एक सोच थी मेरी। तो जैसे ही खत्म हुआ तो मेरी शादी डॉक्टर सतेश से हो गई। वो खुद एक पीडियाट्रिशियन है। पीडियाट्रिशियन भी सोच समझ के की शादी कि पीडियाट्रिशियन से शादी किया जाए, क्योंकि अगर डिलीवरी होगी तो बच्चे को कौन देखेगा, एटलीस्ट बच्चे के डॉक्टर साथ में रहेंगे तो एक कॉन्फिडेंस होगा और एक पूरी फैमिली को एक डॉक्टर, दोनों और कपल्स का सपोर्ट मिलेगा और पूरा ट्रीटमेंट एक जगह हो पाएगा। तो जब हमने यहाँ ज्वाइन किया, जब मैंने शेड्यूल में आई 2010 में आई, अक्टूबर 2010 में, तो तब मेरा जस्ट कंप्लीट हुआ था। तब आई, तब शेड्यूल में मिनिमल डेवलपमेंट था। मतलब आप खुद सोच सकते, नागपुर इंदौर के साइंस को या मेडिकल फील्ड को देखने के बाद शेड्यूल में मिनिमल था। मेरे ख्याल से तब तो मेडिकल कॉलेज भी नहीं थे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एक था, प्राइवेट हॉस्पिटल के नाम पे 1-2 हॉस्पिटल्स थे। तो हमें ना मैं किसी को जानती थी ना मुझे कोई जानता था। तो हम लोगों ने यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया, पीएचसी के थ्रू अप्लाई किया, तो सिलेक्शन हो गया। तो पहले तो लगा कि लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे। मैं यहाँ के लोगों को नहीं जानती, यहाँ के कल्चर को नहीं जानती। मेरा पूरी पढ़ाई महाराष्ट्र में हुई है, तो थोड़ा महाराष्ट्रियन टच तो था ही, पूरा कल्चर महाराष्ट्र का था। हाँ, बर्थ प्लेस मेरा जरूर जबलपुर है, बगल में ही है। अच्छा। मेरे पापा मम्मी दोनों जबलपुर के हैं। तो जब स्टार्ट किया तो सोचा कि यार अब चलो गवर्नमेंट जॉब से स्टार्ट करते हैं। मेरे फादर खुद गवर्नमेंट जॉब में थे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे महाराष्ट्र गवर्नमेंट में। तो उन्हें बड़ी खुशी हुई कि हाँ मेरी बेटी ने गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन किया, उनको बहुत अच्छा लगता था। तो हमने गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन किया। तब स्टार्टिंग में लोगों का एक्सेप्टेंस, यहाँ के डॉक्टर्स का मेरी तरफ एक्सेप्टेंस थोड़ा तो हिचकिचाहट सब में होती है, मुझ में भी थी, पर बहुत ईजी था क्योंकि कलीग्स बहुत अच्छे थे और एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था। पेशेंट्स को मुझे समझने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगा, मगर फ्रेंडली नेचर मेरा है थोड़ा सा, तो उसके कारण ईजी हो गया। मेरे ख्याल से 2010 से लेकर 2018 तक मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल ज्वाइन किया हुआ था। एंड फिर उसी बीच में मेरी दोनों प्रेगनेंसीज हुई, दोनों बच्चे हुए। फिर बीच में 1 आध साल मैटरनिटी लीव भी ली। 2018 के बाद मेरा ट्रांसफ़र भिवानी किया गया था गवर्नमेंट ने। अब तब तक मेरे हस्बैंड ने रिज़ाइन कर दिया था। तो क्योंकि उनका था कि मैं खुद का एनआईसीयू स्टार्ट करूं, उनका अप्रोच था कि मैं अपने हिसाब से एक एनआईसीयू स्टार्ट करूं, क्योंकि उस टाइम पे शेड्यूल में एनआईसीयू में जहाँ छोटे बच्चे को एडमिट किया जा सकता है, नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। तो उस टाइम शेड्यूल में कोई भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं था जहाँ पे एनआईसीयू केयर हो। प्राइवेट में, गवर्नमेंट में तो डेफिनेटली थे। तो उन्होंने मुझे भी सजेस्ट किया कि तुम अगर छोड़ोगे तो अपन साथ में स्टार्ट कर सकते हैं। तब तक मुझे गवर्नमेंट से कुछ ज़्यादा ही प्यार हो गया था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से। तो मैं नहीं छोड़ना चाहती थी। मैं चाहती थी कि समाज के प्रति मैं अपना जो मेरा डेडिकेशन है, वो जिम्मेदारी है, वो पूरा वैसे ही कंटिन्यू करूँ। मतलब मुझे अभी भी याद है, मेरी बेटी 4 महीने की थी, उसको छोड़ के मैं रात में 2 बजे किसी और की डिलीवरी कराने गई थी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। घर बहुत पास में था, एसपी बंगले के जस्ट पीछे। तो मैं आना जाना रात में भी करती थी। और तब ऐसा था कि फ्लोर ड्यूटी वॉज नॉट कंपलसरी, हम आना जाना कर सकते थे। मेरे को एम्बुलेंस लेने भी आती थी, तो भी मैं खुद ही चली जाती थी बहुत बार। तो मन कभी नहीं किया कि छोड़ा जाए। तब तक सर ने स्टार्ट कर दिया था हॉस्पिटल।
तो अब गवर्नमेंट के ऐसे रूल्स है कि आप प्राइवेट और गवर्नमेंट में साथ में काम नहीं कर सकते। तो एक डिसीजन लेना था, उसी टाइम पे गवर्नमेंट के ऑर्डर्स आ गए कि भिवारी में सीट खाली हो गई है एज अ सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट। तो मुझे अपॉइंट किया गया था कि आप वहाँ ट्रांसफर ले लीजिए। अब मेरे पे घर की जिम्मेदारियां भी बहुत थी, दोनों बच्चे बहुत छोटे थे, एक तो शायद 8 महीने का, तो उस जिम्मेदारी को देखते हुए मुझे अपनी भी जिम्मेदारी, कई जिम्मेदारियां एक साथ एक की, साथ, एक महिला होने की, एक माँ होने की और एक पत्नी होने की जिम्मेदारियां एक साथ हाँ, थी। तो मुझे थोड़ा सा मन पे पत्थर रख के वो रिजाइन करना पड़ा। तो फिर रिजाइन किया, तो जब अपना हॉस्पिटल है तो फिर एक स्टेप और हो सकता है ना, कुछ चीज कुछ अच्छे के लिए ही होती है कहा जाता है। तो वो डिसीजन जब लिया कि रिजाइन किया जाए, तो फिर इसका स्टार्ट किया। तो मैं अभी मुझे याद है, जब मैं पहले प्राइवेट प्रैक्टिस स्टार्ट की, तो हम लोग गिनते थे कि आज 1 पेशेंट देखा, आज 2 पेशेंट देखा, जिस दिन 10 पेशेंट देखे उस दिन पार्टी कर लिए कि आज पेशेंट देख लिए। तो धीरे धीरे एक बोला कि बूंद बूंद से सागर बनते हैं, तो बूंद बूंद से हम लोगों ने ये हॉस्पिटल स्टार्ट किया। पहले हम लोगों ने जो स्टार्ट किया, तो घर के ऊपर ही छोटा सा डे केयर स्टार्ट किया था। अच्छा। फिर 2016 में हमने यहाँ स्टार्ट किया। अच्छा। तो अब हमको 10 साल हो गए इस साल। कैसा लगता है जब शहर की जनता आपके पर बहुत विश्वास करती है, लोग विश्वास से आते हैं, लोगों का विश्वास, लोगों का प्रेम बना हुआ है? सबसे पहले तो मैं भगवान को बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे को इतनी बोलना चाहिए इतनी कैपेबिलिटी दी कि मैं अच्छा काम कर सकूं और लोग मुझे पसंद कर सके। और दूसरी चीज, मैं अपने जनता को धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे दोनों हाथों से, यहाँ की नहीं होते हुए भी उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया और बहुत विश्वास दिखाया। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि उस विश्वास पर खरी उतरूं। पहले यहाँ पे आप 2010 तक देखेंगे, यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था मैम। मैं तो आई थी तो बाप रे, मतलब बहुत ही, इस रोड पे, मैं खुद इस रोड पे कभी नहीं आई थी जब तक हॉस्पिटल स्टार्ट नहीं हुआ था। अच्छा। मैं कभी नहीं आई थी। तो आपका घर तो यहाँ पे था ना? एसपी बंगलो के पीछे। हाँ, तो इस एरिया में अपन जयस्तंभ के इधर कहाँ आते हैं? पूरा अंधेरा था मैम, यहाँ तो कुछ भी नहीं था इस तरफ, तो जयस्तंभ के इधर। मतलब मैं भी जब बिल्डिंग बन रही थी, मेरे को बहुत डॉक्टर सर बोले कि आके जाके देख लो। मैंने, हाँ तुम बनवा रहे हो ना, ठीक है, अच्छा ही रहेगा। तो मैं तो बच्चे भी छोटे थे तो नहीं निकल पाते थे घर से, मतलब इतना अंधेरा था वो। अब तो ऐसा लगता है कि आधा सिटी इसी तरफ हो गया, इस रोड पे मेडिकल कॉलेज वगैरह सब खुल गया, तो सब। तो जयस्तंभ के पास में कुछ नहीं था इधर, एकदम अंधेरा, मतलब आने से डर लगता था मेरे को तो इस तरफ, क्योंकि मैं जाती थी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से घर। एक्चुअली ना यहाँ पे बोर होने का इसलिए मुझे कभी एडजस्ट प्रॉब्लम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कुछ और टाइम ही नहीं था सोचने का। जैसे बहुत सारे कलीग्स मेरे आए, तुम बोर नहीं हो जाती हो? जैसे अभी मेडिकल कॉलेज में 2-3 फ्रेंड्स बने जो नए नए आए हैं बच्चे, तो अपने जैसे हस्बैंड रहते हैं, वाइफ को बोलते हैं मैडम से सुनो, मैडम नागपुर की हो रही है एडजस्ट, कोई दिल्ली के आए, कोई और कोई यहाँ से पुणे के आए, मैडम से मिल लो, मैडम एडजस्ट होगी ना, तुम लोग क्यों नहीं हो सकते हो एडजस्ट? आधे डॉक्टर से इसलिए वापस चल जाते कि वाइफ एडजस्ट नहीं हो रही इसलिए। क्योंकि वाइफ की बिना कैसे कोई रहेगा? तो फैमिली जहाँ पे रहेगी वहाँ तो। हाँ बिल्कुल, इस चीज के लिए तो। और एडजस्टमेंट तो दिमाग पे है, मुझे लगता है आप नहीं सोचोगे तो नहीं लगेगा। मैं तो सही में इतना ब्लेस्ड फील करती ना। मतलब अभी बीच में क्या हुआ, स्कूल में प्रत्युष को चोट लग गई, तो सब लोग तो वैसे ही टीचर्स लोग डर गए थे कि भैया पीडियाट्रिशियन बच्चे को चोट लग गई। वो लोग मुझे फोन किए, अभी मेरे ख्याल साल भर पहले की बात है, मैडम प्रत्युष को चोट लग गई। इतना पास में ना, मैंने ठीक है मैं आ रही हूँ, तुरंत ओपीडी में रोकी, मैं 10 मिनट पहुंच गई, उसको लेके आ भी गई 10 मिनट, ज्यादा गहरी चोट नहीं थी। पर एक वो लगा, अगर मैं यही नागपुर में होती या मुंबई में होती, मेरे को आधा पौन घंटा पहुंचने, तब तक तो हार्ट बीट इतनी बढ़ चुकी होती, क्या हो रहा है बच्चों को क्या पता। मेंटली जिस चीज से गुजरते वो तो बहुत सबसे अच्छी चीज यहाँ पे कि इजीली हर जगह पहुंच जाए। सिर्फ एजुकेशन का लगता है, हायर एजुकेशन के लिए, जैसे बच्ची को बाहर भेज दिया मैंने हायर एजुकेशन के लिए, तो तब लगता है कि आने वाले कुछ समय में होगा, जैसे मेडिकल कॉलेज अपने आ गए, इंजीनियरिंग कॉलेज आ गए। बस मेरे को लगता है 9 से लेके 12 तक का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ना, वो अभी नहीं है, अभी नहीं है। बात करेंगे महिलाओं की, जनरली आप महिलाओं से जुड़ी हुई हैं, तो महिलाओं को हेल्थ की क्या प्रॉब्लम आती है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज, फीमेल एक की जो पूरी लाइफ जर्नी हो एक स्टेज की नहीं रहती है। मतलब बोलना चाहिए बचपन, चाइल्डहुड, एडोलसेंस मतलब टीनेजर्स, फिर रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप और फिर मेनोपॉज, ये सब एक भाग, मतलब मल्टीपल ग्रुप्स में बटी हुई रहती है। इससे हर ग्रुप में उनको एक अलग एडवाइस की जरूरत रहती है, अलग हेल्थ एडवाइस, अलग फूड की, अलग मेंटल सपोर्ट की, अलग फिजिकल सपोर्ट की। तो मुझे लगता है कि फीमेल्स को हर फेज में एक सपोर्ट, नॉट जस्ट सपोर्ट, मतलब एक सपोर्ट देके उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे अब बच्चे हैं तो चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, वो सेम ही बचपना रहता है, उन्हें सेम तरीके से हैंडल करेंगे तो ज्यादा अच्छा, ना कि डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये लड़का है कि लड़की है। फिर एक टीनेजर एज में जाती है जब बच्ची, तो उन सब उनके
माहवारी मतलब पीरियड स्टार्ट होने का टाइम रहता है, उस टाइम पे मदर का स्पेशल सपोर्ट हो बच्चियों में तो बहुत ज़रूरी होता है। इमोशनल सपोर्ट प्लस आपको हेल्थ एडवाइस भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस टाइम में ब्लड लॉस होता है तो खून की कमी होने के चांसेस होते हैं। और ये इस टाइम पे अगर अभी ब्लड लॉस ज़्यादा हो गई, अभी खून की कमी हो गई, तो आगे जो उनकी फ्यूचर की लाइफ है वो अभी ही कंप्रोमाइज हो जाएगी, कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे, बिल्कुल वीक हो जाएंगी वो हाँ, अभी से। तो उनको फूड हेल्दी फूड ईटिंग हैबिट्स तो होने ही चाहिए। अभी आज की जो जनरेशन है या आज का जो खान पान है बच्चों में, जो लाइफस्टाइल है जैसे सीडेंट्री लाइफस्टाइल, मतलब लेटे लेटे खाना, लेटे लेटे पढ़ना, बाहर फिजिकल एक्टिविटी नहीं होना, और जो फूड ईटिंग हैबिट्स है, जंक फूड ज़्यादा है, उनसे कारण पीसीओडी के तरफ बच्चे टीनेजर गर्ल्स बहुत जा रही हैं। वेट गेन होना, उसके कारण साइकिल की माहवारी की अनियमितता, ये सब होने के कारण फिर ये अगर अभी पीसीओडी हो गया तो रिप्रोडक्टिव एज मतलब जब माँ बनने की उम्र होती है तब वो हैम्पर हो जाती है, और वो खराब हो गई, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप खराब हो गई, तो जब आप मेनोपॉज की तरफ जाएंगे तो बच्चे में गठान होना, फाइब्रॉइड होना। तो बेटर है कि हम रिवर्स जहाँ टीनेजर की एज है उसी पे हम ज़्यादा फोकस करें तो हमारी पूरी लाइफ अच्छी निकल जाएगी। तो ये कहना चाहिए ना, हमें पुराने जमाने में वापस चलना चाहिए, जहाँ मोबाइल नहीं हो, जहाँ जंक फूड्स नहीं हो, जहाँ सिर्फ फिजिकल एक्टिविटीज हो। हाँ, तो और पुराने स्वस्थ थे डेफिनेटली। हम लोगों को कंपैरेटिवली कम बीमारी है ऐसा मुझे लगता है। और अगर हम आने वाली जनरेशन के लिए तो भगवान से प्रे कर रही हूँ कि कहीं से कुछ चेंजेस आ जाए इनकी लाइफ में, तो ये सब वो लाइफ स्टाइल के कारण फर्क पड़ता है इन सब चीज़ों का। अच्छा, क्या लगता है ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं और जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं, इनमें हेल्थ इशू और इनकी जो मानसिकता होती है वो उसमें क्या फ़र्क होता है? फर्क आज की डेट में सोशल मीडिया तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट ले लिया सबकी लाइफ में, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, सब अवेयरनेस तो है, पर उस अवेयरनेस को फॉलो भी करना चाहिए। हमें पता सब कुछ है पर हम करना नहीं चाहते, ये चीज़ें गलत हैं। शहरी क्षेत्र के कुछ बच्चे, कुछ महिला जो रहती है कि वो अपनी लाइफ में अगर सोशल मीडिया के थ्रू कुछ पढ़ रही है तो अपनी लाइफ में यूज़ भी कर रही है, पर कोई कोई नहीं भी करती हैं। जैसे कि कॉन्ट्रासेप्शन हो गया, कॉन्ट्रासेप्शन मतलब आगे प्रेगनेंसी नहीं हो उसका रोकथाम, ये सोशल मीडिया पे सब अवेलेबल है, और आजकल तो स्कूलों में भी पढ़ाया जाता है। स्कूल में या अपने कॉलेज लाइफ में हमने पढ़ा है, अगर वो हमें पता होना सिर्फ काफ़ी नहीं है, हमें उसको यूज़ भी करना चाहिए ताकि हम अननेसेसरी अबॉर्शंस की तरफ न बढ़ें, उससे भी और मल्टीपल प्रॉब्लम्स आगे लाइफ में होंगी। तो शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, सबको पता बहुत कुछ रहता है मगर हम उसको यूज़ नहीं करना चाहते। ग्रामीण क्षेत्र में ये है कि एजुकेशन वाइज थोड़े से वो लोग कम अवेयर रहते हैं, मगर आजकल गवर्नमेंट ने इतनी सुविधा उपलब्ध करा ली, जैसे आंगनवाड़ी वर्कर है, आशा कार्यकर्ता है, तो वो लोग घर घर जाके उनको अवेयरनेस दिला रही है, तो उनको भी पता है पर डरती हैं यूज़ करने से। अरे हमें क्या, क्यों यूज़ करें, या उनके जो बड़े लोग हैं घर में, हमने तो कुछ यूज़ नहीं किया था, तुम लोग क्यों क्यों यूज़ कर रहे हो। एक प्रेगनेंसी से बचाव होने के लिए प्रॉपर्टी ही अगर यूज़ की जाए तो उसके लिए ही इतना बड़ा इशू हो जाता है ग्रामीण क्षेत्र में कि वो महिला अल्टीमेटली डर के वो निकलवा ही देती है। जो गवर्नमेंट ने आजकल रूल स्टार्ट किया है, यहाँ एक ऑप्शन रखा है कि डिलीवरी टाइम पे हम प्रॉपर्टी इंसर्ट कर सकते हैं। अगर वो लोग मेडिकल कॉलेज या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाके इंसर्ट करवा भी लेती हैं तो घर पे जाके जब उनके बड़े या सास या ससुर को पता पड़ता है तो वो उनको इतना डरा देते हैं कि उससे कैंसर हो जाएगा, बच्चे का नहीं निकालने की नौबत आ जाएगी, तो डर के आके वो निकलवा देती हैं। तो ये जो कॉम्प्रोमाइज स्टेट है ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं का, ये जो शहरी क्षेत्र में कम है, क्योंकि वहाँ की जो फीमेल्स है वो अपना ओपिनियन रखना जानती हैं, तो वो फॉलो करना जानती है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। ये बिग डिफरेंस है। और जैसे बेटियां होती हैं, बढ़ती उम्र की बच्चियां हैं, इनको किस उम्र से इनको समझाना चाहिए, इनको एडवाइस देनी चाहिए कि वो आगे के लिए तैयार रहें? मुझे लगता है कि चाइल्डहुड एडोलसेंस एज होता है आफ्टर 12 to 13 ईयर्स, और जो चाइल्डहुड रहता है वो 11 साल की एज तक रहता है। अब एडोलसेंस में जैसे एंटर करती हैं, हमारे स्कूल में भी एक अभी सेक्शन रखा गया है कि माहवारी के ऊपर, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के ऊपर, और क्या हाइजीन कैसे मेंटेन करना है, इसमें फूड हैबिट्स क्या होनी चाहिए। जब स्कूल गवर्नमेंट पूरा इंडिया ही इसके साथ चल रहा है कि 10वीं 11वीं कक्षा से स्टार्ट, 10वीं 11वीं उम्र से ही स्टार्ट कर देना चाहिए, तो मुझे लगता है दैट इज़ द बेस्ट एज कि हम। प्रेगनेंसी के समय में महिलाएं आमतौर पर कौन सी गलतियां करती हैं और उनको वो नहीं करना चाहिए? सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें पहले तो अवेयर हो जाना चाहिए कि हम प्रेग्नेंट हैं। बहुत ऐसी फीमेल्स होती हैं कि हमें पीरियड्स आए नहीं और हमें पता ही नहीं पड़ा कि हम प्रेग्नेंट थी। तो जो पहले 3 महीने वो इम्पॉर्टेंट टाइम तो ये लोग ख़त्म ही कर देते हैं। ये 3 महीने इतना इंपॉर्टेंट होता है, उसमें फॉलिक एसिड एक टैबलेट होती है, छोटी सी गोली, जो बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट या न्यूरल ट्यूब डेवलपमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो 3 महीने, क्योंकि पहले मिथ था 3 महीना पूरा हो जाएगा तभी सोनोग्राफी कराने जाएंगे, तभी डॉक्टर से मिलेंगे। लोगों का वो माइंड सेटअप था कि 3 महीने के बाद ही सोनोग्राफी करानी। वो सबसे बड़ी
हमारी गलती है। क्यों? क्योंकि वो 3 महीने तो आपने गवा दिए उस बच्चे को। मेंटल डेवलपमेंट के लिए जो फॉलिक एसिड चाहिए थी या ब्रेन डेवलपमेंट चाहिए थी, वो तो आपने दिया नहीं। आजकल का ज़माना तो वैसे भी इतना हाई IQ का है, उसी टाइम पे आप वो जो 3 महीने बच्चे के खो दिए, तो आपने तो सोचो लीग से उसको काफ़ी पीछे कर दिया अभी। तो वो 3 महीने का बहुत इंपॉर्टेंस है। उसके आगे जो रहता है आयरन की गोली, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो महिलाएं अच्छा नहीं लग रहा, अभी नहीं खाएंगे, अभी ठीक लग रहा है, तो आयरन का सेवन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो इंडियन फीमेल्स है ऑलरेडी एनीमिक है, और आयरन प्रेगनेंसी में ये एनीमिया लेवल और कम हो जाता है, खून का और कम हो जाता है। और तो आयरन की टैबलेट्स हमें खाना शुरू कर देना चाहिए। गवर्नमेंट ने रूल बनाया कि कम से कम 9 मंथ्स में 100 आयरन की गोली खानी ही ज़रूरी है। और बहुत सारी महिलाएं क्या करती, खा ली तो ठीक है, नहीं तो फेंक देती डस्टबिन के, घर वालों को बता दी हमने खा ली। ये नहीं होना चाहिए। आप ये सोचिए, अभी आपको अच्छा लग रहा है, डेफिनेटली उस टाइम में अच्छा लगता है, मगर डिलीवरी के बाद या डिलीवरी के दौरान खून की कमी के होने के कारण आप कितने कॉम्प्लिकेशंस फेस कर सकते हैं। या डिलीवरी के बाद जो आप कमजोरी फील करेंगे वो लाइफ लॉन्ग चलेगी आपकी। उस सबसे बचने के लिए बेटर है कि हम शुरू से ही अपना केयर करें। सही है। ये अनहेल्दी फूड और जो हमारा खान पान और रहन सहन प्रेगनेंसी को कैसे इफेक्ट करता है? बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। अगर हमारा खान पान अच्छा नहीं है तो सबसे पहले तो हमारा वेट ऑलरेडी बढ़ा हुआ होगा, स्पेशली जंक फूड्स के कारण। और वेट बढ़े होने के कारण प्रेगनेंसी के टाइम पे BP बढ़ना, शुगर लेवल बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, ये एक होगा। और अगर हम वेट बढ़ा रहेगा तो फिजिकल एक्टिविटीज कम होगी, तो हम सिजेरियन की तरफ ज़्यादा जाएंगे, तो ये सब प्रॉब्लम्स और क्रिएट होगी उनके लिए। पहले के समय में जैसे नॉर्मल डिलीवरी नॉर्मली होती थी, लोगों की घर पे नॉर्मल डिलीवरी ईजी हो जाती थी। अब जो ऑपरेशन हो रहे हैं, इसका क्या रीज़न है? इसके बहुत सारे रीजन है। वन कॉमन रीजन है कि हमारी लाइफस्टाइल, हमने नीचे बैठना जमीन पे तो छोड़ ही दिया है, और नीचे नहीं बैठेंगे तो हम लोग जो स्क्वैटिंग पोजीशन बोलते हैं वो तो हो ही नहीं पाती। उसके कारण पेल्विक बोन ओपन ही नहीं, पेल्विक बोन मतलब जहाँ से बच्चा निकलता है वो ओपन ही नहीं हो पाता, फ्लेक्सिबल ही नहीं रहता कहना चाहिए। तो इसलिए वो बच्चा उतना इजीली नीचे नहीं आ पाता, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है। दूसरी सेडेंटरी लाइफस्टाइल, हमारी जो महिलाएं हैं आजकल, हमारी बच्चियां हैं जो आगे बढ़ के बच्चे करने वाली हैं, तो लाइफस्टाइल ही अच्छी नहीं है। लेट के बैठे हैं, सो रहे हैं, सुबह उठना है तो 10 बजे के पहले नहीं उठना है। जो हम सुबह 6 बजे उठ के 7 बजे उठ के कुएं से पानी हमारी मम्मी लोग लाती थी, यहाँ बैठ के लाइफस्टाइल तरफ जाएंगे तो हम लोग को तो पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी नॉर्मल डिलीवरी। दूसरा होता है एक पेन सहने की कैपेसिटी, जो आजकल फीमेल्स में बहुत कम हो गई। इसी के दौरान महिलाओं को कम से कम कितने समय में अपने चेकअप के लिए आ जाना चाहिए? देखिए, गवर्नमेंट बोलती है, जो गवर्नमेंट के रूल्स है, गवर्नमेंट ने हर चीज़ के लिए स्पेसिफिक क्राइटेरिया बनाया है। एटलीस्ट 3 बार चेकअप बहुत होने जरूरी है। एज सुन एज यू कन्फर्म तक कि तुमको प्रेग्नेंट हो तो जाना ही जाना है। 3 मंथ्स की कंप्लीशन पे जाना है, 5 मंथ्स की कंप्लीशन पे जाना है, और 28 से 32 वीक्स के ऊपर जाना है, मतलब 7 से 8 महीने। हाँ, और सोनोग्राफी कितने बार करवा लेनी चाहिए प्रेगनेंसी में? आज की डेट में तो मैम बहुत ही मुश्किल है कि कितने बार करवा लेनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो फीमेल्स हैं, जो जनरेशन है, उनको हर बार लगता है कि हमारा बच्चा ठीक है कि नहीं, तो सोनोग्राफी करके देख लीजिए मैम। अच्छा, तो ये तो अब जनरेशन ही ऐसी चेंज हो गई है ना, वो लोग इतना ज्यादा एंशियस, एंजाइटी इतनी है कि हर बार मैम थोड़ा देख लेंगे क्या बच्चा ठीक है कि नहीं। अच्छा, हर तो महीने तो हाँ, हर महीने वो रेडी है। तो क्या ज्यादा सोनोग्राफी बच्चे के लिए नुकसान? आजकल इतनी अच्छी सोनोग्राफी मशीन आ गई कि लीस्ट हार्मफुल। अच्छा। बिल्कुल लीस्ट हार्मफुल। वैसे 3 सोनोग्राफी मस्ट है, हम बोला जाए तो 3 महीने की कंप्लीट होने पे, 5 मंथ्स की कंप्लीट होने पे, और एक लास्ट टर्म में। क्यों? कि 3 मंथ्स में हमें ये पता पड़ता है कि हमारा जो ये ब्रेन हेड है ये बना है कि नहीं। 5 मंथ्स में ये पता पड़ता है कि बच्चे में कोई जन्मजात विकृति तो नहीं है। अब उम्र उस टाइम में बच्चे के हर बॉडी पार्ट डेवलप हो जाते हैं। और लास्ट में सोनोग्राफी इसलिए जरूरी है कि बच्चे की पोजीशन देख के, वाटर लेवल देख के, कि नॉर्मल डिलीवरी में कोई दिक्कत तो नहीं जाएगी उससे। डिलीवरी के लास्ट पेजेस में कौन सी समस्या है जो आमतौर पर महिलाओं में देखने में आती है? लास्ट टाइम ऑफ द डिलीवरी, द ड्यूरिंग पेन्स की दर्द के टाइम पे, कि लास्ट के मंथ में, 9 मंथ में नॉर्मली खून की कमी होना और सांस फूलना, पैरों में सूजन आना, ये सब बहुत कॉमन है। और रेयर कंडीशंस में BP बढ़ना, और कभी कभी शुगर लेवल्स बढ़ना भी होता है। जैसे आजकल फीमेल्स थोड़ा लेट कंसीव कर रही हैं 30+ के ऊपर, तो इन लोगों में BP ज़्यादा जल्दी BP बढ़ने का रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। शुगर लेवल्स बढ़ना मतलब डायबिटीज होना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये बहुत कॉमन हो गया आज की डेट में। और प्रेगनेंसी अगर किसी महिला को हो गई, उनको पता नहीं है, तो इसके सिम्टम क्या हैं? बेसिक से सिम्टम कैसे पता पड़ेगा प्रेगनेंसी? कैसे पता चलेगी प्रेगनेंसी? बहुत इजी है। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे कॉमन चीज है तो पीरियड्स मिस होना, ठीक है। दूसरा है नौशिया, वॉमिटिंग, मतलब उल्टी लगना, जी मचलाना, घबराहट होना, चक्कर आना। और जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पेट भी आपका, थोड़ा सा वजन भी बढ़ेगा, पेट भी बढ़ेगी, और ब्रेस्ट हैवी होना शुरू हो जाएंगे।
कभी ऐसे भी केसेस देखने में आते हैं कि पीरियड कंटिन्यू हो रहा है और प्रेगनेंसी है? हाँ बिल्कुल आते हैं। जैसे मोस्टली फर्स्ट 5 मंथ्स में होता है बहुत सारी फीमेल्स को डेट्स के टाइम पे, जैसे 1 तारीख की पीरियड की डेट है तो नेक्स्ट पीरियड की डेट 1 तारीख उनको ब्लीडिंग होती रहेगी और प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है। तो इसके लिए फिर क्या, कैसे पता चले उनको? पेशेंट्स नॉर्मली हाँ ऐसे केसेस में पेशेंट्स ये आते हैं कि मैडम मुझे जो अपने पिछले वाले सिम्टम्स है, उल्टी जैसा लग रहा है, मन घबरा रहा है, मगर फिर भी मुझे पीरियड तो आ रहा है। सिम्टम वही हाँ होते हैं, सिम्टम्स वही रहेंगे, बस पीरियड मिस नहीं होगा। पीरियड मिस हो गया, इसलिए लोग थोड़ा सा भटकाव भी हो जाता है कि पीरियड तो मेरे रेगुलर आ रहे हैं, फिर भी प्रेगनेंसी कैसे रुक गई? प्रेगनेंसी कैसे होगी? कन्याओं और बेटियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? शॉर्ट में बोलूंगी, बी सेल्फ डिपेंडेंट, बी कॉन्फिडेंट, किसी से डरना नहीं और किसी की तरफ से भटकना नहीं। हमारे साथ डॉक्टर पूजा विसेंद्रसानी जिनसे मिले, जिनके अनुभव देख करके बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छी जानकारी उन्होंने आज अपने दर्शकों के लिए दी है। फुल वीडियो देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आएँ, जर्नी विद ज्योति। पसंद आया लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।